हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है। हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25 और ये हमारा 10 सैम्पल पेपर है। आज भी अपन 25 MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, मिस्टर एक्स जिनकी एज 61 ईयर है, उन्होंने 12 लाख का डिविडेंड अर्न किया है ABC लिमिटेड से प्रीवियस ईयर 23-24 में। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 3 लाख और उन्होंने एक्चुअली उनको डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिले इसके लिए उन्होंने शेयर खरीदे इसके चक्कर में उन्होंने लोन लिया था और लोन लेने के ऊपर उन्होंने 3 लाख का ब्याज चुकाया था। ठीक है। इनकम इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 वुड बी। तो बताओ इनकी आय में कितनी इनकम शामिल की जाएगी। तो ऑप्शन हैं 12 लाख रुपए, 9,60,000 रुपए, 9 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। आप आराम से बात को समझिए। मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया। ठीक है। और शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला, तो आजकल डिविडेंड टैक्सेबल होता है। ठीक है। अब आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला रूल ख़त्म हो गया है, तो जिसके हाथ में डिविडेंड आता है उसकी इनकम मानी जाती है। तो मिस्टर एक्स के हाथ में 12 लाख की इनकम आई तो 12 लाख रुपए इनकम हो गई। अब इन्होंने लोन ले रखा है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि 50 लाख का लोन ले रखा है और लोन ले रखा है तो उसके ऊपर ब्याज चुकाया। तो ब्याज चुकाया इन्होंने 3 लाख रुपया। तो हम वैसे जनरली रूल जानते हैं कि किसी इनकम को पाने के लिए खर्चा किया जाए तो वो उसमें से लेस होता है, कैजुअल इनकम के छोड़ के। बाकी एक रूल होता है कि जो भी खर्चे होते हैं आप वो लेस कर पाते हैं, लेकिन इसमें आपको एक लिमिट ध्यान रखनी है कि आप केवल इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 20%। ठीक है। यानी डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन 20% ऑफ इनकम तक ही ले सकते हैं। तो 12 लाख का जो 20% होता है वो है 2,40,000। तो आपको 3 लाख की पूरी कटौती नहीं मिलेगी, आपको 2,40,000 तक की ही कटौती मिलेगी और शेष आपकी इनकम माना जाएगा 9,60,000 रुपये आपकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। बी इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचीबद्ध अंशों की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास डैश डैश अवधि हेतु रखें। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली तब होता है जब आप किसी असेट्स को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टर्म, जब आप किसी असेट्स को अपने पास 36 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखते हो। जनरली रूल ये है। लेकिन लिस्टेड शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, उस केस में 12 महीने से ज़्यादा, नॉट 12 महीना, 12 महीने से ज़्यादा समय रखना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन अनलिस्टेड शेयर का होता तो अनलिस्टेड शेयर की दशा में आपको असेट्स को 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन लैंड एंड बिल्डिंग का होता तो भी आपको 24 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सूचीबद्ध अंशों के बारे में, लिस्टेड शेयर्स के बारे में। तो लिस्टेड शेयर्स आपको कम से कम 12 महीने रखने पड़ेंगे। ये कम से कम 12 महीने भी गलत वर्ड है, 12 महीने से ज़्यादा समय अपने पास रखने पड़ेंगे। तो सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन कहता है, मिस्टर विकास, ये एक लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मिस्टर विकास है, उनको अपने सबसे अच्छे दोस्त विष्णु से अपनी बेटी काव्या की शादी के अवसर पर 60,000 की सोने की अंगूठी मिली। ठीक है। उक्त अवसर पर ही श्री विष्णु ने श्री विकास की बेटी काव्या को 80,000 रुपये मूल्य की सोने की चेन भी उपहार में दी। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। हमारा जो असेसी है उसका नाम है विकास। विकास की एक डॉटर है, उसका नाम है काव्या। काव्या की हो रही है शादी और ये एक अंकल हैं, बहुत अमीर अंकल हैं। इस बहुत अमीर अंकल ने, जो कि विकास के दोस्त होते हैं, इन्होंने 60,000 रुपये का गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या है, सोने की अंगूठी, यानी ज्वेलरी आइटम कह लो। 60,000 रुपये की सोने की अंगूठी दी। मैं यहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या विकास के हाथों में टैक्सेबल होगा। तो देखिए, जनरली अपन क्या याद करते हैं, शादी के अवसर पर व्यक्ति को जो गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन शादी खुद की होनी चाहिए। यहाँ विकास की शादी नहीं हो रही है, विकास की बेटी की शादी है। तो विकास को ये जो 60,000 का गिफ्ट मिलेगा ये टैक्सेबल होगा। इसके अलावा इस अमीर वाले अंकल ने काव्या को 80,000 रुपये की सोने की चेन भी दी। क्या बात है, ऐसे तो हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, लेकिन इनको ये रिश्तेदार हैं। तो काव्या को 80,000 की सोने की जो चेन मिली है वो उनको अपने शादी के अवसर पे मिली है। तो ये गिफ्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बताओ इन गिफ्टों में विकास और काव्या के हाथों में क्या होगा। तो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है, आप सारे ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट में वैसे लिखा था
कि है ना ये दोनों गिफ्ट दोनों के हाथों में टैक्सेबल होंगे। सेकंड में लिखा था ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे। थर्ड में लिखा था विकास के हाथों में जो गोल्ड रिंग है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो काव्या है, काव्या के हाथों में गोल्ड चेन टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जो पहला वाला गिफ्ट विकास को मिला है वो उसके हाथों में टैक्सेबल होगा, लेकिन जो सोने की चेन उसकी डॉटर को मिली है चूंकि उसी की शादी है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात है, गिफ्ट वाले चैप्टर में जो सेक्शन 56 होता है उसमें आपको हो सकता है कैश गिफ्ट मिले, हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले, और हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल है अगर आपको शेयर्स गिफ्ट में मिलते हैं, या कोई और सिक्योरिटीज गिफ्ट में मिलती है, ज्वेलरी गिफ्ट में मिलती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन गिफ्ट में मिलता है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। अगर आपको ये वस्तुएं गिफ्ट में मिलती हैं तो ये टैक्सेबल होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आपको कार गिफ्ट में मिल जाए तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि कार जो है वो मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, कार वैसे इन जनरल मूवेबल एसेट्स होता है, लेकिन जो सेक्शन 56 गिफ्ट वाला सेक्शन है उसमें कार मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं है। तो दैट्स वाई आप याद रखना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। अगर ये आपको गिफ्ट में मिलते हैं और गिफ्ट का मूल्य 50,000 से ज़्यादा है, देने वाला आपका रिश्तेदार नहीं है और ना आपकी शादी हो रही है, और ये मजाक के तौर पे नहीं, अगर शादी के अवसर पे मिला है जैसे काव्या को मिला तो एग्जेम्प्ट हो गया, पर काव्या के पापा के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। डैश डैश पूंजी संपत्ति नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि होती है, रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती, ये बात सही है। व्यापार की जो गुडविल है वो कैपिटल एसेट्स है। व्यापार में जो प्रयुक्त कार्य है वो भी कैपिटल एसेट्स है। ज्वेलरी जो है वो भी कैपिटल एसेट्स है। इसका मतलब अगर ये कैपिटल एसेट्स है तो बाद में इनको बेचने पे कैपिटल गेन हो सकता है, लेकिन जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होती। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, अब बात ये करें कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या, सपोज करो एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है और एक ऐसी जगह पे है जहाँ की आबादी बहुत कम है, तो ये ज़मीन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, सब्जेक्ट टू इस पर खेती होती हो। ओके, अगर मैं वापस बोलता हूँ, अगर एक ऐसी जगह पे ज़मीन है जहाँ खेती हो रही है और आबादी 10,000 से भी कम है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। सपोज करो आबादी थोड़ी ज़्यादा है, अप टू 1 लाख आबादी है, लेकिन वो जो लैंड है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी। सपोज करो आपकी 10 लाख की आबादी है, यानी आबादी 1 लाख से 10 लाख है, लेकिन वो जो ज़मीन है वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो भी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। और सपोज करो कि आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वो जो ज़मीन है वो 8 किलोमीटर से दूर है, तो जितना दूर है ज़मीन वो फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। ये सारी बातें अगली स्लाइड में भी लिखी हुई है। देखो, एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होगा, इफ सिचुएटेड इन एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपल एंड इट्स पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000। तो किसी एक छोटी जगह पे अगर है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। अब लिखा है इफ सिचुएटेड आउटसाइड द लिमिट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी देन सिचुएटेड और डिस्टेंस मेजर्ड मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000। अब मान लो ये एक आबादी है, यहाँ आबादी 10,000 से 1 लाख की आबादी है, लेकिन वो ज़मीन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। आबादी और बढ़ेगी लेकिन ज़मीन और खिसक गई दूर तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, फिर 6 किलोमीटर है और फिर 8 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं ये पता करना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं है रूरल लैंड तो फिर वो अर्बन लैंड मान ली जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके भूनकर और पीसकर बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कृषि आय में, अगर आप कॉफ़ी वाली में 4 क्रियाएं करते हैं तो 4 से हो गया 40%। एक रफ आइडिया याद करने के लिए, जैसे आपने क्या किया, कॉफ़ी को उगाया, एक क्रिया, आपने उसको संसाधित या कहीं प्रोसेस किया या क्योर किया, ये हो गए 2 प्रोसेस, आपने उसको भूना, रोस्ट किया, ये हो गई 3 क्रियाएं, और फिर आपने उसको ग्राइंड किया, ये हो गई 4 क्रियाएं। 4 क्रियाओं पे 40%, 40% व्हाट, 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी और बाकी की 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो ये आप अच्छे से याद करना। ठीक है, चलिए तो इसका सी आंसर रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला तो ये बताया मैंने, जब आपने 4 क्रियाएं करी ना तो 4 पे 40%, 40% व्हाट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सपोज करो आपने 2 क्रियाएं करी
तो दो क्रियाओं पे आप लॉजिक लगाओगे सर, एक क्रिया का 10% तो दो क्रिया का 20%, तो 20 की जगह 25 याद कर लो। अगर दो क्रियाएं करी हैं कॉफ़ी के मामले में तो 25% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ओ 25% मतलब बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आप रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और 35% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अगर आप टी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं तो 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कीजिएगा। मैं बार बार लगभग हर वीडियो में एक क्वेश्चन तो ये दे ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सेक्शन 80 आरआरबी, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ। तो अब ये क्वेश्चन है सेक्शन 80 आरआरबी के बारे में। तो आपको सेक्शन पढ़ते ही याद होना चाहिए कि 80 आरआरबी कब मिलता है। तो ये एक तरह का डिडक्शन होता है। हमारे डिडक्शन 80C से शुरू होते हैं, 80U तक जाते हैं। 80 आरआरबी उनको मिलता है जिनको पेटेंट से रॉयल्टी मिल रही हो, यानी किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने कोई आविष्कार किया हो, उसके ऊपर उसने पेटेंट राइट ले लिए हों, और पेटेंट राइट लेने के बदले में फिर उसके पेटेंट राइट को किसी ने परचेज़ किया और वहाँ से उसे रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। ए ने कोई आविष्कार किया, उसने उसके पेटेंट राइट अपने नाम ले लिए, फिर एक कंपनी उसके पास आई, ए ने पेटेंट राइट उसको दे दिए, बदले में उसे हर महीने या हर साल रॉयल्टी मिल रही है। अगर इसे रॉयल्टी से इनकम हो रही है तो 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन होता है 80 आरआरबी में। ठीक है, अगर मान लो इसको 2 लाख रुपए रॉयल्टी मिल रही है तो पूरे 2 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम इसमें 3 लाख तक का डिडक्शन मिलना चाहिए। सरकारी कंपनी के जो डिवेंचर्स होते हैं उसके ब्याज से जो इनकम होती है उस पर कोई डिडक्शन नहीं होती। अगर आप ऑथर हैं और आपको बुक लिखने से रॉयल्टी मिली है तो आपके लिए सेक्शन है 80 QQB, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पेटेंट की रॉयल्टी के लिए सेक्शन है 80 RRB, तो इसका आंसर यही होगा। अगर आपने एजुकेशन लोन वापस किया है तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पर आपको 80E मिलता। अभी के लिए आंसर 80C है, मतलब 80C इन द सेंस सी आंसर है। पेटेंट पे रॉयल्टी किसको मिलती है? ये केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। उसको मिलती है जिसने पेटेंट एक्ट 1970 के तहत अपने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो और वो प्रथम आविष्कारक हो, और अगर उसकी इनकम में, अगर उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें रॉयल्टी की इनकम शामिल हो, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, तो ही कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB 100% ऑफ रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस अमाउंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का अनुमान है कि उसे गत वर्ष 1,20,000 रुपये का कर भुगतान करना होगा। अग्रिम कर के रूप में 15 दिसंबर तक व्यक्ति को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? सपोज करो ये वन लाइनर होता तो आपको ही पता है कि 1,20,000 रुपये आपका टैक्स है। आपको ये भी पता है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा जहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी आती है आपको फिर एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स आपको 15%, 45%, 75% और शाम होते होते यानी ईयर एंड होते होते 100% जमा कराना होगा। यहाँ पे है 15 जून, यहाँ है 15 सितंबर, यहाँ है 15 दिसंबर, यहाँ है 15 मार्च। ठीक है, तो 15 दिसंबर तक आपका 75% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अगर 1,20,000 रुपये आपका टैक्स बनता है, ऐसा आपको लगता है, तो 1,20,000 का 75% 90,000। एज यू अर्न एज यू पे, जैसा कमाओ वैसे चुकाओ। आपको साल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना है, आपको 90,000 का एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। एक बार इसकी रेट्स, ये इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट है।
15 जून मतलब 3 महीने में, जैसे आपका अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल मई जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे है ना। और 15% आधा साल होते होते लगभग आधा 45%, थर्ड ईयर मतलब 2/3 ईयर होते होते, 2/3 ईयर तो क्या कहें 9/12, 9 महीने होते होते 75%, और साल एंड होते होते इनफैक्ट उससे भी पहले आपका 100% एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निवासी को शहरी क्षेत्र में औद्योगिक भूमि के किसी अधिनियम के तहत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2.5 लाख से अधिक भुगतान करने पे आयकर की कटौती किस दर से होगी। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। एक सेक्शन है 194 LA, ये पाबंद करती है कि अगर किसी को 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट दिया जा रहा है क्योंकि उसकी लैंड एक्विजिशन करी है, अगर उसको 2.5 लाख से ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है तो हम सामने वाले का 10% TDS काटेंगे। अगर वो हमें पैन नहीं देगा, पैन कार्ड उपलब्ध नहीं कराएगा, तो हम उसको 20% TDS काटेंगे, वरना 10% TDS तो काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, एक बार आप समझ लीजिए। 194 LA क्या कहती है कि अगर एग्रीगेट यानी जो टोटल अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जब जब आप पेमेंट करेंगे कैश चेक किसी भी तरीके से, तो आपको TDS काटना है। TDS आपको 10% की दर से काटना है, सेक्शन 194 LA है। 10% में आपको 10.4 नहीं करना या सरचार्ज लगा के रेट को इन्फ्लेट नहीं करना है, 10% बेसिक रेट से काटना है। अगर सामने वाला आपको पेन ना देवे तो 20% काटना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स इज चार्ज इन, देखिए एक होती है इनकम और एक होता है टैक्स। तो अगर आपने इनकम 22-23 में कमाई है तो टैक्स आपको 23-24 में चुकाना पड़ेगा। जनरल रूल ये है, 5 या 6 एक्सेप्शन है, उसके अलावा हर जगह ये रूल है कि एक जगह आप इनकम कमाते हो फिर उसके बाद आप टैक्स भरते हो। अगर आपने इनकम 23-24 में कमाई है तो टैक्स आपको 24-25 में भरना पड़ेगा। इसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं वो आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन टैक्स जिस वर्ष में वसूल किया जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें तो कहता है, मिस आरती इज एन एम्प्लॉय ऑफ एनफोसिस लिमिटेड, शी गेट्स सब्सिडाइज लंच एट 25 रुपया पर प्लेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 80 रुपया, परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस आरती। तो एक मैडम है, नाम आरती है, इन्फोसिस लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है उसमें काम करती हैं, उनको मात्र वहाँ 25 रुपये में खाना मिल जाता है। अगर वही खाना वो बाज़ार में खाती तो उनको 80 रुपये में मिलता। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से उनको 55 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 55 रुपये की फैसिलिटी या बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसमें 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, तो बाकी 5 रुपये टैक्सेबल कहलाएगा। तो वो जितनी थालियाँ खाएंगी इस साल में, सपोज करो उन्होंने इस साल में 160 थालियाँ खाई, तो 160 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, उतना वैल्यू ऑफ फैसिलिटी माना जाएगा, लंच एट कंसेशनल रेट्स माना जाएगा, और फिर उसकी सैलरी में जुड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में 5 रुपये आंसर आएगा। मैं दोबारा कह देता हूँ, अगर 50 रुपये तक का खाना खिलाया जाता है तो एग्जेम्प्ट होता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि इनको 80 का खाना मिल रहा है, 80 का खाना मिल रहा है तो 25 तो इनसे लिए जा रहे हैं, तो उनको फ़ायदा कितना हो रहा है, 55 में 50 तक का फ़ायदा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। उसके लिए वो से टैक्सेबल नहीं माना जाता, तो जो रिमेनिंग 5 रुपये है वो टैक्सेबल होगा। इसमें छोटे छोटे नियम और हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको फ्री मील खिलाया जाता है तो 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होता है। अगर आपको ऑफिस आवर्स में फूड और नॉन एल्कोहल बेवरेजेस दिया जाता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन रिमोट एरिया, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपको रिमोट एरिया में भोजन की सुविधा दी जाती है रिमोट एरिया में, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। या आपको ऑफिस आवर्स में टी, कॉफ़ी, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये दोनों सेम है, नहीं, ये वाला जो नियम है ये रिमोट एरिया के लिए नियम है, और ये आपका ऑफिस आवर्स के लिए रूल है कि ऑफिस आवर्स में जो आपको चाय नाश्ता मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको फूड जो मिला है, फूड इन ऑफिस प्रीमाइसेस थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल इफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉय इज 50 रुपी लेस। हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको कूपन दे दिया कि ये कूपन दिखाओ और किसी भी फूड जॉइंट पे जाके आप खाना खा सकते हो, तो अगर उस कूपन के तहत आप 50 रुपये तक का खाना खाते हो तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो ये रूल अगेन 50 रुपये तक का ही रूल है। इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर आपको कूपन दे रहा है, जैसे कूपन पे लिखा हुआ है डोसा, अब आप जाके डोसा खा लो, या 40 रुपये लिखा हुआ है तो आप 40 रुपये तक का खाना खा लो। तो अगर 50 रुपये तक का खाना है
तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगा, कोई उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। कहता है एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। धारा 231 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आप वैसे ही याद कर लीजिए कि जो व्यक्ति है उसको 231 में डिफाइन किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इंडिविजुअल टाइप ऑफ पर्सन में माना जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी टाइप ऑफ पर्सन में मानी जाती है। कंपनी भी टाइप ऑफ पर्सन में मानी जाती है। इसके अलावा फर्म या एलएलपी, इसके अलावा एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब 7 प्रकार के व्यक्ति माने गए हैं। लेकिन नाबालिग जो है वो टाइप ऑफ पर्सन में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एवरी असेसी इज अ पर्सन, लेकिन ये लाइन आपको याद करनी है, जैसे पूरी लाइन कि हर असेसी एक पर्सन होता है लेकिन हर पर्सन असेसी नहीं होता। ठीक है, जो असेसी है वो तो पर्सन होगा, लेकिन जो पर्सन है वो असेसी हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल राम है जिसकी इनकम मान लेते हैं 10,000 रुपये महीना कमाता है, 1,20,000 इनकम है, तो 1,20,000 है, इसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो इसे टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, तो ये व्यक्ति असेसी नहीं है। तो ये पर्सन तो है लेकिन असेसी नहीं है। तो एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी, तो इसका बी आंसर होगा। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ। देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम हो सकता है। जब आप नया व्यापार शुरू करते हैं, नया इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो कहें प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें प्रीवियस ईयर 23-24 की, तो 23-24 कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2024 को। इसके बाद 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर शुरू हो गया है, जो कि 31 मार्च 2025 तक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का होता है, ओनली ऑफ 12 मंथ। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया, 1 अक्टूबर 23 को, तो उसका प्रीवियस ईयर चलेगा अक्टूबर से मार्च, यानी 6 महीने, यानी 12 महीने से कम, बट असेसमेंट ईयर ऑलवेज ऑफ 12 मंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गत वर्ष 23-24 के लिए 1 करोड़ 1 लाख की कुल आय पर धर्मा एलएलपी द्वारा देय कर कितना है? वेल, इस क्वेश्चन में एक तो आपको ये समझना है, मैं बहुत सारी बातें समझाऊँ। एक तो ये है कि जो फर्म है उस पर 30% की टैक्स रेट होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम होती है तो सरचार्ज लगता है, और सरचार्ज लगने की वजह से कभी कभी टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। इस लाइन को दोबारा सुनिएगा, सरचार्ज लगने की वजह से कभी कभी टैक्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे में रिलीफ दी जाती है, राहत दी जाती है। वो कैसे दी जाती है मैं आपको सारा कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो, पहले आप सिंपल सपोज करो आपको रिलीफ का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो 1 करोड़ 1 लाख की आय का क्या होगा? फर्म की इनकम पे 30% टैक्स लगता है, तो इनका टैक्स बनेगा 30,30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो 7% सरचार्ज लगेगा, तो मैंने इसका 7% सरचार्ज निकाल दिया। ठीक है, 30,30,000 का 7% निकाल दिया। इन दोनों को जोड़ें तो इसका टैक्स बन रहा है 32,42,100। अब ये व्यक्ति दुहाई देगा, किस बात की दुहाई देगा कि सर इस अच्छा तो रहता कि मैं 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता ही नहीं, ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मेरे सरचार्ज लग गया, क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता, 1 करोड़ से ज़्यादा के चक्कर में मेरा सरचार्ज लग गया। तो उसका ये कहना है कि मैं 1 करोड़ कमाता तो क्या होता। अब देखिएगा 1 करोड़ कमाते तो क्या होते, अगर आप 1 करोड़ कमाते तो आपका टैक्स 30 लाख होता, और सपोज करो ये जो 1 लाख है इसको पूरा टैक्सेबल कर दिया जाए, अगर 1 करोड़ से पूरा भाग है मतलब उसको उस पर 100% टैक्स लगा दिया जाए, तो भी उसका टैक्स जो बनता कितना बनता? 31 लाख रुपए। तो सरचार्ज की वजह से पट्टे का टैक्स कितना बन रहा है? 32,42,100, और अगर 1 लाख पे 100% टैक्सेशन भी किया जाए तो उसका टैक्स बनता है 31 लाख रुपए। तो इन दोनों का जो गैप है ना, उतने रुपए की इसको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी प्राइमा फेसी तो ये है 32,42,100,
लेकिन इसे 1,42,100 रुपये की रिलीफ दी जाएगी। और इसके बाद इसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो 31 लाख होगी। ठीक है, वो टैक्स लायबिलिटी ये वाली 31 लाख रुपए होगी। और इसके बाद ये सारा रिलीफ वगैरह सरचार्ज वगैरह सब होने के बाद आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा जो कि 4% है। तो आपका टैक्स बनेगा 32,24,000 रुपये। तो अगर अगर जो आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। आपका टैक्स 32-35 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। पर अभी जो आपका टैक्स बनेगा वो 32,24,000 रुपये बनेगा। तो आप इसके सारे ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, इसका टैक्स ये वाला है, बी वाला, 32,24,000 रुपये। अगर आपने कहें कि रिलीफ का ध्यान नहीं रखा होता तो शायद आपका आंसर 32,42,100 रुपये आप दे देते, लेकिन आप ध्यान रखेंगे मुझे पता है। इस बहाने आपका मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट भी कवर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अनिरुद्ध है जो भारत का नागरिक है, 181 दिनों के लिए वर्ष 23-24 में भारत में रहा है और गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से 9 में अनिवासी है। गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में 365 दिन के लिए भारत में रहे हैं और गत वर्ष से पहले के 7 वर्षों में कुल 420 दिन रहे हैं। उनकी आवासीय स्थिति क्या होगी? देखिए, एक होता है बेसिक कंडीशन और एक होता है एक्स्ट्रा कंडीशन। देखिए, बेसिक कंडीशन तो ये है कि व्यक्ति को 182 दिन इंडिया में रहना होता है। ठीक है, 182 दिन भारत में रहना होता है। ये व्यक्ति 182 दिन भारत में नहीं रहा, 181 दिन रहा। और ऑल्टरनेटिवली ये होता है कि व्यक्ति 60 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहे और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन भारत में रहे। यानी प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 है, उसमें वो 60 डेज रहे और उससे पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है उसमें करीबन 365 दिन वो रहे। तो ये व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 181 दिन रहा है और उससे पहले के 4 वर्षों में 365 दिन रहा है। बिल्कुल, तो इस व्यक्ति ने बेसिक शर्त को क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद देखा जाता है एक्स्ट्रा कंडीशन। एक्स्ट्रा कंडीशन में होता है कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर है उसमें से दो बार ये व्यक्ति रेजिडेंट रहा हो। जबकि इन्होंने कहा कि इससे पहले के 10 वर्षों में से 9 टाइम वो अनिवासी है, यानी बस वो एक ही बार रेजिडेंट रहा होगा, तो उससे ये एक्स्ट्रा कंडीशन पूरी नहीं हुई। सर क्या थी एक्स्ट्रा कंडीशन? प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 2 बार वो रेजिडेंट रहा हो। ये शर्त इससे पूरी नहीं हुई। और एक और शर्त है कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर है उसमें करीबन 730 दिन से ज़्यादा वो भारत में रहा हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में करीबन 730 दिन भारत में रहा हो, उससे ये शर्त भी पूरी नहीं हुई। उसने केवल 420 दिन स्टे किया है, तो इससे सेकंड एक्स्ट्रा कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। अब रूल क्या है? रूल ये है कि अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन पूरी कर ले लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन या कंडीशंस एक या दो, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। तो इस व्यक्ति का जो स्टेटस होगा वो होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, मैं इसके आपको नियम बता देता हूँ। नियम ये है कि वो इसको 182 दिन भारत में रहना चाहिए, और या फिर अगर 182 दिन नहीं हो रहे तो 60 + 365 का नियम होता है, उतने ईयर उसको भारत में रहने चाहिए। ये है बेसिक कंडीशन पूरी होना। बेसिक कंडीशन पूरी होते ही आपके ऊपर आर लग जाता है, लेकिन आप ऑर्डिनरी कहलाएंगे या नॉट ऑर्डिनरी कहलाएंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन देखी जाती है। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि 7 साल में उसको 730 दिन, ठीक है, 7 साल का समय होता है उसमें 730 दिन भारत में रहना होता है, और 10 में से कम 2 बार उसे रेजिडेंट साबित होना चाहिए, जो कि ये नहीं हो पाया, तो बस फिर ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। Mr. Ajay is found to be the owner of 2 gold chain of 50 ग्राम each, market value of which is 145,000 each. अजय को 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 2 सोने की चेन का मालिक पाया गया। 50 ग्राम का वजन है, प्रत्येक का बाजार मूल्य 1,45,000 है, लेकिन वो इन सोने की चेन प्राप्त करने पर खर्च किए गए 50,000 के लिए ही आकलन अधिकारी को संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सकता है। धारा 115 BBE के अनुसार श्री अजय का कर भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होगा। देखिए, अजय के पास गोल्ड चेन पाई गई और अब ये बता नहीं पा रहा कि इसके पास ये गोल्ड चेन कहाँ से आई है। 1,45,000 की एक गोल्ड चेन है, तो 2 का मूल्य हो गया 2,90,000 रुपया। अब एक नियम है कि जैसे अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अगर ऐसा कुछ आपके पास पाया जाता है तो 115 BBE लगता है।
उसमें क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स लगेगा 60%, उसके बाद 25% लगेगा सरचार्ज, और इसके बाद 4% लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन बनेगी। यानी 2,90,000 पे पहले तो 60% टैक्स लगेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 नम 54, ये हो गया 1,74,000 रुपया। इसके बाद इसके अंदर 25% सरचार्ज जुड़ेगा, 1,74 का आधा हो गया 87, 87 का आधा हो गया 43,500, और ये सब जोड़ के इसके अंदर फिर आपका 4% और जोड़ा जाएगा। तो ये आपका करीबन करीबन 2,26,200 रुपये बैठेगा। आप ये कहेंगे कि सर 50,000 के बारे में तो वो बता सकता है कि 50,000 खर्चा उसने कैसे किया, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये नियम है, मैं सारे नियम आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास कैश क्रेडिट हो सेक्शन 68 के तहत, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो सेक्शन 69 के तहत, आपको ये धाराएं भी याद करनी है। अगर अनएक्सप्लेन्ड मनी हो 69A के तहत, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड 69B के तहत, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो 69C के तहत, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी हो 69D। यानी अगर इनमें से आपके ऊपर कोई सा भी मामला बना तो 115BBE सेक्शन अप्लाई होगा। उस सेक्शन में क्या होगा, उस सेक्शन में 60% टैक्स होगा, 25% सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, और 4% आपका सेस लगेगा। यानी अगर आप देखेंगे 60 का 25% होता है 15, 60 का 15 75, 75 का 4% होता है 3, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 78%। और ये तब है जब आपने डिस्क्लोज कर दिया हो। आप संतुष्ट नहीं कर पाए वो बात है, लेकिन आपने अपने ITR में से डिस्क्लोज कर दिया हो। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी है। उस केस में आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट 84% तक जाएगी। ठीक है, और इसमें साफ लिखा है नो एक्सपेंडिचर एंड डिडक्शंस विल बी अलाउड फ्रॉम सच डीम्ड इनकम। ऐसी इनकम को डीम्ड इनकम माना जाएगा और इसमें कोई भी आपको खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। मिस्टर हिमांशु एक व्यवसायी हैं, उनकी जो इनकम है चैप्टर 6A के तहत कटौती देने के बाद 6 लाख रुपए है। उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पटना में किराए के मकान में 9,000 रुपये मासिक पर रह रहा है। 80GG के तहत कटौती। 80GG की कटौती किसको मिलती है? जो लोग रेंट पे करते हैं उनको 80GG का बेनिफिट मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 रुपये महीने तक मिलता है। इससे ज़्यादा डिडक्शन आपको मिल नहीं सकती। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 60,000 की डिडक्शन मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आपका जो रेंट पेड है वो आपकी 10% ऑफ एडजस्टेड GTI से ज़्यादा होना चाहिए। अब एडजस्टेड GTI क्या होता है? GTI में से आपने बाकी सारे डिडक्शन ले लिए हों। बाकी सारे का मतलब 80GG की कैलकुलेशन तो आप कर रहे हैं, 80GG से पहले जो बाकी डिडक्शन होते हैं वो आप ले चुके हों। ठीक है, तो उसको उस GTI को अपन बोलेंगे एडजस्टेड GTI। जैसे अब इनका जो रेंट पेड है, ये 9,000 महीने किराए पे रह रहे हैं, तो 9 × 12 1,08,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं। और इनकी जो GTI है वो है 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये का 10% होता है 60,000 रुपये। तो यहाँ से इनका कैलकुलेशन निकल के आता है 48,000 रुपये। यह एक तीसरा नियम भी और है, वो है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। जैसे इनका GTI मैंने बताया 6 लाख है, और 6 लाख का 25% 1.5 लाख होता है। तो इनको इन तीनों में से जो छोटा अमाउंट है उस छोटे अमाउंट के लिए कटौती मिलेगी, 60,000 की या 48,000 की या 1.5 लाख की। तो इनको सर 48,000 रुपये की इन्होंने 1,08,000 किराया चुकाया है, लेकिन पूरा 1,08,000 डिडक्टेबल नहीं होगा, मैक्सिमम 60,000 डिडक्टेबल होता है। इस क्वेश्चन में इनका 48,000 का इनको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG। 80GG किसको मिलती है? इंडिविजुअल को मिलती है जो हाउस रेंट पे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को HRA मिलता हो या RFA मिलता हो, अपने मालिक से मकान किराया भत्ता या मकान की सुविधा मिलती हो, तो उनके ऊपर फिर 80GG एप्लीकेबल नहीं होती है। और ये 3 नियम हैं, 5,000 रुपये पर महीना, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, और आपने जो रेंट पे किया हो वो 10% ऑफ एडजस्टेड GTI से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि गत वर्ष 23-24 के लिए श्री दक्ष की कुल आय 52 लाख रुपए है तो अधिपार किस दर से देय है? तो जो सरचार्ज होता है वो 10% से शुरू होकर 37% तक जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 10% टू 37% है। न्यू टैक्स रिजीम में 10% से शुरू करके मैक्सिमम रेट 25% है। ठीक है, तो 50 लाख से थोड़ी सी इनकम ज़्यादा होने पे 10% सरचार्ज है, तो इसका आंसर C रहने वाला है। वैसे क्या रेटें हैं? 50 लाख से 1 करोड़, पहले 50 लाख तक के तो सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा हो तो 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो तो 15% है, 2 करोड़ से ज़्यादा हो तो 25% है,
5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 37% है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। इन्होंने हमसे पूछा था 52 लाख वाले का क्या होगा, तो 52 लाख मतलब 50 लाख से 1 करोड़, तो इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा टैक्स कैलकुलेट होने के बाद। ओके वेल, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, 24-25 के संबंध में पूछा है। कहता है धारा 80 TTA के तहत कोई छूट निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सेविंग अकाउंट बचत खाते का जो ब्याज आता है उसके लिए 80 TTA का डिडक्शन होता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सेक्शन बना दिया गया है 80 TTB। ठीक है, तो ये जो लिखा है कि 80 TTA के तहत उनको छूट नहीं मिलेगी, तो वाकई में TTB ऑप्ट करने के बाद उनको TTA की छूट नहीं मिलेगी, तो ये जो पहला कथन है वो ट्रू है। इसके बाद है लाभ का हिस्सा साझेदार के हाथों में कर मुक्त नहीं होगा अगर फर्म धारा 10AA के तहत आय में छूट का दावा करती है, ये फॉल्स है। 10AA होता है सेज यूनिट्स के लिए। अगर कोई फर्म सेज यूनिट्स में होने की वजह से एग्जेम्पशन क्लेम करती है तो भी उसके पार्टनर्स को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट ही होगा, इन्होंने लिखा है एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए कथन फॉल्स हो गया। तीसरे कथन में लिखा है कि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है जिनके ऊपर STT चुकाया गया है उस पर अगर 90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112A के तहत वो इनकम टैक्स के अधीन नहीं होगा। ये बात ट्रू है। कि सर क्या लिखा हुआ है, देखो चारों पांचों बातें एक साथ पढ़ना। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, वो इक्विटी शेयर लिस्टेड है, उसको आपने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है, ठीक है, उसको बेचने पे आपको STCG हुआ है, तो अप टू 1 लाख नो टैक्स। ये बात बिल्कुल सही है। इसका सेक्शन 112A है, आपको याद करना है। ये बात जो लिखी हुई है वो ट्रू है। मैंने आगे 4 अलग अलग केस बताए हैं। लिस्ट पहले इसको हमेशा घर पे ना टेबल बनाना, कैसे याद करना, लिस्टेड शेयर याद करके लॉन्ग टर्म हो तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म हो तो क्या होगा। फिर याद करना अनलिस्टेड शेयर, लॉन्ग टर्म हो तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म हो तो क्या होगा। तो 4 अलग अलग नियम निकलेंगे, तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना। नाबालिग बच्चे की आय पे धारा 1032 के तहत छूट जो है वो 2 से अधिक बच्चों के लिए भी दी जाती है। सुनने में आपको डर लगेगा लेकिन ये बात सच है। यानी सर क्या है, जब हम माइनर बच्चे की इनकम है तो उसे माता या पिता की इनकम में जोड़ते हैं, 1500 रुपये तक का एग्जामेशन मिलता है। उसमें आप जितने बच्चों की इनकम जोड़ोगे उतने बच्चों के एग्जामेशन ले सकते हो, उसमें 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। ATC में ट्यूशन फीस में 2 बच्चों की लिमिट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2 बच्चों की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे माइनर इनकम क्लबिंग में 2 बच्चों की लिमिट नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें जो सेकंड वाला हिस्सा है वो फॉल्स है। मैं फिर बताता हूँ, पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म से जो लाभों का हिस्सा मिलता है वो कर मुक्त होता है, ये बात ट्रू है। इन्होंने लिखा है नहीं होता है, तो इसलिए बात फॉल्स है। कठिन क्वेश्चन था, बी इसका आंसर हो गया भाई। चारों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद ये बताया गया है कि 80 TTB किसको मिलता है, ये सीनियर सिटीजन को मिलता है अगर उन्होंने FD से ब्याज कमाया हो या बचत खाते से ब्याज कमाया हो और 50,000 तक का ब्याज कमाया हो तो 50,000 तक उनको डिडक्शन मिलता है 80 TTB में। फाइनेंशियल ईयर 18-19 से ही ये कटौती शुरू हो गई थी। अच्छा, कैपिटल गेन ये किसकी बात चल रही है, लिस्टेड शेयर्स की। लिस्टेड शेयर्स अगर आपने इसको 12 महीने से, है ना, होल्ड फॉर, अगर आपने इसको 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए होल्ड रखा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देख लूँ क्या लिखा हुआ था। STT पेड लिस्टेड इक्विटी शेयर पर, हाँ यही तो लिखा हुआ था, देखो ये मैंने STCG लिख दिया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लिखना था, सॉरी, बस बाकी ठीक है। इक्विटी शेयर हों, लिस्टेड हों, ठीक है, अपन ने उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हो, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया हो, तो उस पर जो LTCG होगा वो अप टू 1 लाख रुपये तक मुक्त होगा। तो ये चारों कंडीशन इसमें लिखी हुई है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगर 12 महीने से कम हो तो फिर 15% की टैक्स रेट होती है। अनलिस्टेड के ऊपर फिर 2 अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से सट्टा कारोबार या अटकलों का कारोबार से अगर आपको इनकम होती है तो वो इनकम PGBP में अलग से जाएगी। तो
ये इनकम पीजीबीपी में जाएगी और अलग से जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑयल के व्यापारी हैं और अभी मान लीजिए कि अगर अभी आप अप्रैल में खड़े हैं और आपने अक्टूबर में फ्यूचर में किसी भाव पे उसको परचेज़ कर लिया और बाद में बिना डिलीवरी लिए उसका सेटलमेंट कर दिया। जैसे आज के दिन आपने ऑयल ख़रीदा 2100 रुपये पर बॉक्स पर डब्बा और अक्टूबर में इस तेल का भाव पहुंच गया 2200 रुपये पर डब्बा, तो 100 रुपये डब्बे का भाव बढ़ गया। और अगर आपने 500 डब्बे खरीदे हों तो 50,000 रुपये 50,000 रुपये आपकी स्पेकुलेशन इनकम कहलाएगी और 50,000 की स्पेकुलेशन इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी और अलग से लिखी जाएगी। तो ये बात आपको याद करनी है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इज़, किसी घरेलू कंपनी से अंशधारक द्वारा प्राप्त लाभांश है। देखिए डिविडेंड में 3 रूल अब तक चले आए हैं। पहले रूल था कि जो डिविडेंड है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा वो उसके हाथों में एग्जेम्प्ट होगा। उसका रीज़न ये था कि कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देगी। तो पहले एक ज़माने में ये रूल था कि डिविडेंड इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर एक रूल आया कि डिविडेंड की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी और 10 लाख के ऊपर वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा। अभी जो रीसेंट नियम चल रहे हैं वो ट्रेडिशनल नियमों पे आ गए हैं और अब समझो बेसिक नियम यही है कि डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, ठीक है। कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसमें आपको 20% डिडक्शन मिल सकती है अगर आपने इंटरेस्ट चुकाया हो। डिविडेंड की इनकम को पाने के लिए, शेयर खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया हो और ब्याज चुकाया हो तो डिविडेंड की इनकम के 20% तक आपको कटौती मिल सकती है और कोई कटौती नहीं मिलेगी। डिविडेंड अब फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद है द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 10, सेक्शन 45 तो कैपिटल गेन लगेगा। इसका चार्जिंग सेक्शन 45(2) है, ये आपको याद करना रहेगा। ये जो 10-15 है धारा, ये सेक्शन 15 है, ये सैलरी का है, ठीक है। ये धारा जो 10 है ये कर मुक्त आयों के बारे में है, एक बार आप याद कर लीजिए। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी के सेक्शन 15 से 17 है और इसका चार्जिंग सेक्शन 15 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 से लेकर 27 तक है और इसका चार्जिंग सेक्शन 22 है। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके सेक्शन 28 से लेके 44 AD AE तक है और इसका चार्जिंग सेक्शन 28 है। कैपिटल गेन के सेक्शन 45 से 55 तक है, इसमें 45 एंड 46(2) ये इसके चार्जिंग सेक्शन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सेक्शन 56 to 59 है। सेक्शन 56 इसका चार्जिंग सेक्शन है। तो इसके 5 MCQ बनते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, आय के कौन कौन से शीर्षक होंगे, तो 5 शीर्षक होते हैं। सेक्शन 14 में इसको डिफाइन किया गया है, तो ये आप अच्छे से याद कीजिएगा। कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 45 एंड 46(2) ये इसके चार्जिंग सेक्शन है। डैश डैश इज़ द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए आप जब हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको किराया जो वास्तव में मिलता है, सपोज़ कीजिए कि आपको 15,000 रुपये किराया मिलता है, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 रुपये, ये तो आपका वास्तविक किराया होगा। उस जहाँ पे वो लोकेलिटी है उसके अनुसार, वहाँ के नियमों के अनुसार जो किराया होना चाहिए, मान लेते हैं वो है 1,50,000 रुपये। पड़ोसी ने जो मकान किराए पे दिया है उसने मान लीजिए कि कमाया है 1,60,000 रुपये। मैं आपको समझाने लग रहा हूँ कि जब हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन होती है ना, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की, तो उसमें एक तो होता है एक्चुअल किराया और एक होता है थ्योरेटिकल किराया। थ्योरेटिकल किराए को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, उसमें आपको पहले म्युनिसिपल वैल्यू देखनी है और फेयर रेंट देखना है, उसमें से हायर वैल्यू पिक करनी है, म्युनिसिपल रेंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ हायर। लेकिन ये जो वैल्यू आप पकड़ेंगे वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि क्वेश्चन ये था कि स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है, तो स्टैंडर्ड रेंट ये होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत भाई महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए किसी किसी स्टेट में, किसी किसी लोकेलिटी में रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट उस मैक्सिमम किराए को बताता है जो मैक्सिमम किराया आप ले सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में से बड़ी वैल्यू लेने के बाद वो वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकती, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड रेंट वो होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत फिक्स किया जाता है। तो ये तीनों थ्योरेटिकल किराए हैं।
इससे आपका ER एक्सपेक्टेड रेंट आता है और उसको फिर आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हो और दोनों में से जो ज़्यादा है उसे लेते हो। ठीक है, अभी के लिए आंसर ये रहेगा स्टैंडर्ड रेंट। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड। आपको ये पता है कि पहले अपन पांचों हेडों की इनकम जोड़ते हैं, वो इनकम जोड़ के GTI आती है। GTI के बाद आपको चैप्टर 6 के तहत डिडक्शन मिलते हैं। डिडक्शन 80C से स्टार्ट होते हैं, 80U तक होते हैं। तो आपका ये अमाउंट कभी भी इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज़ करो आपका GTI 8 लाख है तो आपके डिडक्शन मैक्स टू मैक्स 8 लाख हो सकते हैं। 8 लाख से कम हो सकते हैं लेकिन 8 लाख को एक्सीड नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सेक्शन 80C से 80U के जो डिडक्शंस हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड ड्राइव्ड फ्रॉम द शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल अंडर। देखिए, अगर आपने शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है, शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड किया है, तो उससे जो आपको लाभांश मिलेगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, एक थ्योरी ये भी है कि अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपने शेयर्स को खरीदने बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा है तो उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड PGBP हेड में जाता है। लेकिन इन जनरल जो हम शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है वहाँ पे अगर हमने शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है तो जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड आपका अदर सोर्स के तहत टैक्सेबल होगा। तो इसका आंसर ए आएगा। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री में भी अवेलेबल हैं, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। चलिए, कुछ पूछना हो बताना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।